एक गरीब वेट्रेस जो दिन में बस कुछ 100 रुपए कमाती थी, अचानक खुद को ऊंचे तबके की एक त्रासदी में उलझा हुआ पाती है जब एक शक्तिशाली अरबपति की बेटी डिनर के बीच में गिर पड़ी। कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, कोई भी कुछ करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, सिवाय उस लड़की के जो अपनी हैसियत या पद की परवाह किए बिना उसे बचाने के लिए दौड़ी। लेकिन उसकी अच्छाई का जवाब नफरत भरी निगाहों, अपमानजनक शब्दों और उस अमीर पिता के एक जोरदार थप्पड़ से मिला। ऐसा लगा कि अन्याय दब जाएगा जब तक कि डॉक्टर इमरजेंसी रूम से बाहर नहीं आए और उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने पूरे अस्पताल को सन्न कर दिया। उस दोपहर मुंबई के पॉश इलाके साउथ मुंबई के बीचों बीच स्थित आलीशान शाही केसर रेस्टोरेंट में माहौल हमेशा की तरह शांत और सुरुचिपूर्ण था। क्रिस्टल लैंप की रोशनी पॉलिश की हुई ओक की मेजों पर झिलमिला रही थी। मेहमान सुरुचिपूर्ण ढंग से तैयार थे और शास्त्रीय संगीत की पृष्ठभूमि में सफेद चीनी मिट्टी की प्लेटों से कांटे चम्मच के टकराने की धीमी आवाज गूंज रही थी। माया एक युवा वेट्रेस, छोटे कद और फुर्तीले शरीर वाली, जिसके बाल बड़े करीने से जूड़े में बंधे थे, टेबल नंबर 8 पर फूलों के गुलदस्ते को ठीक करने में व्यस्त थी। आज एक वीआईपी टेबल पर एक मुश्किल शिफ्ट थी। उसने पहले भी कई शक्तिशाली मेहमानों की सेवा की थी, लेकिन आज के नाम ने पूरे किचन और सर्विस स्टाफ को बेचैन कर दिया था। विक्रम सिंह राठौर, राठौर ग्रुप के चेयरमैन, दक्षिण भारत के सबसे अमीर और रहस्यमयी व्यापारियों में से एक, माया तैयारी क्षेत्र की ओर तेजी से बढ़ी। ताजे निकाले गए फलों के जूस के गिलास की आखिरी बार जांच की। ठीक उसी समय बड़ा कांच का दरवाजा खुला। मिस्टर राठौर अंदर आए। उनके साथ लगभग 5 साल की एक बच्ची थी जिसने परी की तरह सफेद फ्रॉक पहनी थी, अनन्या, और लगभग 40 साल की एक तेज तर्रार महिला जिसकी आंखों को पढ़ना मुश्किल था। उनकी निजी सहायक मीरा। माया ने धीरे से सिर झुकाकर अभिवादन किया और अनन्या की गोद में नैपकिन रखा। बेटा, क्या तुम ऑरेंज जूस पियोगी? उसने नरम आवाज में पूछा। अनन्या ने सिर हिलाया और शर्माते हुए मुस्कुराई। मिस्टर राठौर ने मेन्यू उठाया, एक नजर डाली और कहा, मेरे लिए बटा गार्लिक लॉबस्टर ले आओ और बच्ची के लिए केसर की खीर का एक हिस्सा, जल्दी। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने फोन पर संदेशों की जांच की और फिर माया को इशारा करने के लिए धीरे से सिर हिलाया। वो मुड़ी, लेकिन उसकी रीढ़ में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। मीरा की निगाहें उसकी हर हरकत को जरूरत से ज्यादा देख रही थी। कुछ तो गड़बड़ थी। खाना किचन से लाया गया। केसर की खीर को चांदी के ढक्कन से सावधानी से ढका गया था। माया ने ध्यान से जांच की और उसे बाहर ले आई। अनन्या ने खाना शुरू किया और कुछ ही मिनटों बाद उसने चम्मच नीचे रख दिया। माया दीदी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, उसने कमजोर आवाज में कहा, दोनों हाथों से अपना पेट पकड़े हुए। इससे पहले कि माया कुछ कर पाती, बच्ची का चेहरा पेला पड़ गया, पसीना आने लगा और उसका छोटा शरीर कांपने लगा। अनन्या, तुम्हें क्या हुआ? मिस्टर राठौर उछलकर खड़े हो गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया। माया बच्ची को सहारा देने के लिए दौड़ी जब वो उसकी बाहों में बेहोश होने लगी। रेस्टोरेंट में किसी ने हिलने की हिम्मत नहीं की। मैनेजर मूर्ति की तरह खड़ा था। एम्बुलेंस बुलाओ, माया चिल्लाई, जल्दी करो। ड्राइवर का इंतजार मत करो, मीरा ने ठंडेपन से रोका, अपने फोन पर नंबर डायल करते हुए। देर हो जाएगी, बच्ची को दौरे पड़ रहे हैं। माया चिल्लाई और अनन्या को अपनी गोद में उठा लिया, किसी से इजाजत मांगे बिना। वो गलियारे से गुजरी। उसके छोटे छोटे पैर फर्श पर ऐसे चल रहे थे जैसे उन्हें सिर्फ अपनी सहज प्रवृत्ति का ही पता हो। एक टैक्सी ने अभी अभी दरवाजे के बाहर एक यात्री को उतारा था। वो दौड़कर दरवाजा खोलने लगी। सिटी हॉस्पिटल, इमरजेंसी, एक बच्ची को ड्रग शॉक लगा है, माया चिल्लाई। गाड़ी चल पड़ी। उसने बच्ची को कसकर अपनी गोद में ले लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। एक आंसू बच्ची के माथे पर गिरा। उसने फुसफुसाया, हिम्मत रखो गिटा, सोना मत, हम बस पहुंचने वाले हैं। जब वे अस्पताल पहुंचे तो आपातकालीन टीम दौड़कर आई। माया ने बच्ची को डॉक्टर को सौंप दिया और फिर इंतजार करने वाली कुर्सी पर गिर पड़ी, पसीने से लथपथ। उसके पैर अब खड़े नहीं हो पा रहे थे। एक नर्स ने उसे पानी की बोतल दी। उसने सिर हिला दिया। उसके मन में बस एक ही बात थी, कृपया बच्ची को कुछ ना हो। 15 मिनट बाद इमरजेंसी रूम का दरवाजा खुला। एक डॉक्टर बाहर आया। उसका चेहरा गंभीर था।
बच्ची की कड़ी निगरानी की जा रही है। हमें जहर देने का संदेह है, शायद कोई नींद की दवा या कोई गंभीर एलर्जी पैदा करने वाला पदार्थ, और परीक्षण की जरूरत है। माया ने अविश्वास से डॉक्टर को देखा। जहर, लेकिन केसर की खीर रेस्टोरेंट ने बहुत सावधानी से तैयार की थी। मैंने जांच की थी। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, जूतों की तेज आवाज आई। मिस्टर राठौर, मीरा और 2 अंगरक्षक दौड़ते हुए आए। मिस्टर राठौर ने माया को देखा। उनकी आंखें खून की तरह लाल थीं। बिना कुछ कहे वो माया की ओर दौड़े और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। तुमने मेरी बेटी को क्या खिलाया? माया नीचे गिर गई। उसका चेहरा जल रहा था। इससे पहले कि वो उठ पाती, सड़क पर चल रहे लोगों में से एक छात्र जो इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीम कर रहा था, उसने पूरा दृश्य रिकॉर्ड कर लिया। बस कीजिए अंकल, उसने अभी अभी आपकी बेटी को बचाया है। अगर वो ना होती तो आपकी बेटी मर सकती थी, छात्र ने जोर से कहा। कैमरा उसके कांपते हाथों में हिल रहा था। मीरा ने बीच में आकर मिस्टर राठौर का हाथ खींचा। शांत हो जाइए, डॉक्टर को अपना काम करने दीजिए। अस्पताल में मौजूद पुलिस भी वहां आ गई। एक अधिकारी आगे बढ़ा। क्या बात है? मरीज का परिवार कौन है? मैं, मिस्टर राठौर ने कहा, अभी भी गुस्से में थे। पुलिस अधिकारी ने माया की ओर देखा। मैं रेस्टोरेंट में वेट्रेस हूं। जब मैंने उसे गंभीर हालत में देखा तो मैं उसे यहां ले आई। पुलिस अधिकारी ने कुछ जानकारी नोट की और फिर सभी को शांत रहने के लिए कहा। माया इंतजार करने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसके गाल थप्पड़ से लाल हो गए थे। वीडियो बनाने वाले ने उसे अपना फोन दिखाया। वीडियो अपलोड हो चुका था और कुछ ही मिनटों में सैकड़ों कमेंट्स आ चुके थे। अरे, इस लड़की को बेवजह मारा गया। साफ है कि वो एक अच्छी इंसान है, एक युवा लड़की ने फुसफुसाया। माया ने स्क्रीन पर देखा। उसकी गोद में अनन्या को लेकर रेस्टोरेंट से भागने और फिर अस्पताल के बीच में पीटे जाने की तस्वीरें। उसकी आंखें सुन्न हो गईं। उसके दिल में एक अवर्णनीय भावना उमड़ पड़ी। डर नहीं, बल्कि लाचारी। इस बार मैं चुप नहीं रह सकती, उसने फुसफुसाया। एक दूर कोने में मीरा गलियारे से देख रही थी। उसका चेहरा बर्फीला था। उसके हाथ चुपचाप एक संदेश टाइप कर रहे थे। उस छोटी सी चीज को संभालो, इससे पहले कि सब कुछ उजागर हो जाए। फोन धीरे से कांपा। संदेश भेज दिया गया। तूफान एक दोपहर के भोजन से शुरू हुआ और किसी ने नहीं सोचा था कि उस तूफान को भड़काने वाली एक छोटी सी वेट्रेस होगी, जिसके पास कोई शक्ति नहीं, कोई रुतबा नहीं, लेकिन एक ऐसा दिल था जो अन्याय को स्वीकार नहीं करता था। कुर्ला की एक छोटी सी गली में कमरा नंबर 4A, सिर्फ 10 वर्ग मीटर का, टिन की छत के नीचे गर्म और उमस भरा था। लेकिन आज रात ये अजीब तरह से ठंडा था। माया बिस्तर के किनारे सिकुड़ी बैठी थी। छत पर लगी पीली नियॉन रोशनी उसके दिमाग में घूम रही उलझन को दूर करने के लिए काफी नहीं थी। उसका चेहरा अभी भी सूजा हुआ था। मिस्टर राठौर के थप्पड़ का निशान अभी भी उसके हाथ की छाप की तरह स्पष्ट था। बगल में पुराना फोन बार बार बज रहा था। संदेशों की बौछार हो रही थी। कचरा वेट्रेस सोचती है किसी को बचाकर हीरो बन जाएगी। तुमने ही बच्ची को दवा दी थी, है ना? सावधान रहना। इंटरनेट पर नाटक करना अच्छा है, लेकिन जल्द ही सड़क पर आ जाओगी। उसने स्क्रीन बंद कर दी, घुटने मोड़ लिए, अपना सिर घुटनों में दबा लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर के कारण नहीं, बल्कि गुस्से के कारण। उसका एक हिस्सा भाग जाना चाहता था, सब कुछ मिटा देना चाहता था। लेकिन दूसरा हिस्सा, वो हिस्सा जिसे उसने कई बार चुप रहने के लिए मजबूर होने के कारण दफन कर दिया था, अब जाग रहा था। उस रात उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। हेलो, कौन है? उसने पूछा। उसकी आवाज कर्कश थी। कोई जवाब नहीं, बस तेज सांसों की आवाज, और फिर फोन कट गया। तुरंत बाद एक संदेश आया। मुझे पता है तू कहां है। माया सीधी बैठ गई। गली के बाहर की हवा खिड़की की दरार से अंदर आ रही थी। जंग लगी टिन की चादरों से सरसराहट की आवाज आ रही थी, जैसे किसी के कदमों की आहट हो। वो उठी, दरवाजा बंद किया और अपने बिस्तर के पास रखे रूम स्प्रे की बोतल को एक अस्थायी आत्मरक्षा हथियार के रूप में उठा लिया। आधी रात तक माया सोई नहीं। वो छात्र द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो को देखती रही, जिसे 2 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका था। उसमें दर्शकों का एक छोटा सा हिस्सा उसका बचाव कर रहा था, उसे एक गुमनाम हीरो कह रहा था, लेकिन अधिकांश संदेह, निर्णय और यहां तक कि अपमान से भरे थे।
उसने NH नाम के खाते की टिप्पणी पर स्क्रॉल किया। इस बार वो इनकार नहीं कर सकती, उसका करियर खत्म हो गया है। माया ने एक सांस ली और अपने होंठ भींच लिए। मेरा कभी कोई करियर था ही नहीं। अगली सुबह वो शाही केसर रेस्टोरेंट वापस गई। उसे सामना करने की जरूरत थी, सच्चाई जानने की जरूरत थी और सबसे महत्वपूर्ण, खुद की रक्षा करने की जरूरत थी। लेकिन जैसे ही वो लॉबी में दाखिल हुई, मैनेजर मिस्टर गुप्ता ने उसे रोक लिया। उनकी आंखों में अब वो दोस्तानापन नहीं था जो हमेशा रहता था। माया, तुम अंदर नहीं आ सकती। ऊपर से आदेश हैं। कैसे आदेश? मैं बस कल रात की शेफ कमला दीदी से मिलना चाहती हूँ। नहीं, तुम्हारा मामला हेड ऑफिस तक पहुंच गया है। ग्रुप ने जांच के लिए तुम्हें निलंबित करने का आदेश दिया है। निलंबित? लेकिन मैंने एक जान बचाई। क्या मैंने कुछ गलत किया? माया ने जोर से कहा। गुप्ता जी ने एक लंबी सांस ली। मैं तुम्हें समझता हूं। लेकिन तुम्हें समझना होगा कि मेहमान राठौर ग्रुप के चेयरमैन हैं। वे कहते हैं कि तुम आखिरी व्यक्ति थी जिसने अनन्या के खाने को छुआ था। आप भी यही मानते हैं? माया ने एक कदम पीछे लिया। गुप्ता जी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस मुड़कर धीरे से कहा, तुम्हें कुछ समय के लिए दूर रहना चाहिए। कोई तुम्हारी निजी जानकारी मांगने रेस्टोरेंट आया था। मैंने नहीं बताया, लेकिन तुम समझ रही हो, है ना? माया रेस्टोरेंट से निकली। उसकी मुट्ठियां भिजी हुई थीं। उसका दिल भारी हो गया था। दोपहर की धूप में लाल पत्थर की सड़क पर उसके भारी कदम उसे नीचे गिरा देना चाहते थे। उस दोपहर माया अस्पताल गई। वो अनन्या से मिलना चाहती थी, भले ही उसे पता था कि उसे मना कर दिया जाएगा। विशेष उपचार कक्ष के बाहर उसने एक जाना पहचाना चेहरा देखा। कल का वीडियो बनाने वाला छात्र। माया दीदी, उसने नमस्ते किया, हाथ में कैमरा पकड़े हुए। माया ने सिर हिलाया। मैं रोहन हूं। मुझे लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है। मेरे पास बच्ची को बचाते हुए आपका साफ वीडियो है। मैंने मूल प्रति डाउनलोड कर ली है। कहीं कोई इसे रिपोर्ट करके हटवा ना दे। धन्यवाद, लेकिन अब किसी को परवाह नहीं है। रोहन ने उसे देखा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। ये सच नहीं है। मेरे दोस्त अस्पताल में काम करते हैं। वे कहते हैं कि अनन्या में उच्च खुराक वाले एनेस्थेटिक के संकेत हैं। हो सकता है किसी ने जानबूझकर ऐसा किया हो, आपकी वजह से नहीं। माया ने ऊपर देखा। तुम सच कह रहे हो? सच। और भी कुछ है? रोहन उसके कान के पास झुका। आज मैंने एक शेफ कमला दीदी को अचानक नौकरी छोड़ते देखा, कोई नहीं जानता क्यों। लेकिन मैंने उन्हें अस्पताल से निकलते समय रोते हुए देखा। माया ने सुना तो जैसे उसकी रीढ़ में बिजली दौड़ गई। कमला उस दिन केसर की खीर बनाने वाली शेफ थी। अगर वो गायब हो गई तो सारे सुराग उसके साथ ही गायब हो जाएंगे। उस रात रोहन और माया कमला के किराए के कमरे में गए, जो कुर्ला में एक जीन छीन चौल में था। उसका कमरा शांत था। दरवाजे पर बाहर से ताला लगा था। एक बूढ़ी पड़ोसन ने सिर हिलाया जब माया ने पूछा, कमला? वो आज सुबह चली गई। कहने लगी कि परिवार में कुछ काम है। लेकिन अजीब बात है, कल रात कोई अजनबी उससे मिलने आया था। कार में एक नौजवान था। लगता है कुछ बहस हुई थी। माया को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है। वो रोहन की ओर मुड़ी। उसे चुप कराया जा रहा है। रोहन ने सिर हिलाया। अगर कोई सबूत नहीं है तो आप पर आरोप लगाया जाएगा और लोग पैसे वालों पर विश्वास करेंगे। तो हमें सबूत खोजना होगा, रोहन ने कहा। मैं पहले उस रेस्टोरेंट की रसोई में डिलीवरी बॉय का काम करता था। मुझे पता है कि वे आंतरिक कैमरे कहाँ रखते हैं, लेकिन ये खतरनाक होगा। माया ने अपनी मुट्ठी भींच ली। जीवन में पहली बार उसे लगा कि डर से कोई मदद नहीं मिलेगी। उसने चुप रहना चुना था जब लोगों ने उसे दोषी ठहराया। गरीबी के कारण सिर झुकाना स्वीकार किया, परेशानी से बचने के लिए अन्याय को नजरअंदाज किया। लेकिन अब एक बच्ची लगभग मर गई थी और उसे अपराधी बनाया जा रहा था। नहीं, वो अब चुप नहीं रह सकती थी। उस रात कई सालों में पहली बार माया ने अपने व्यक्तिगत सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, मैं माया हूं, जिसने 12 तारीख को अनन्या को रेस्टोरेंट से बाहर निकाला था। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और मैं सच्चाई जानना चाहती हूं। बच्ची को वो चीज किसने खिलाई जो उसे नहीं खानी चाहिए थी? कौन इस बात को छिपा रहा है? मैं अब चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि अगर आज मैं चुप रही तो कल किसी और बच्चे की बारी होगी। पोस्ट को 3 घंटे में 4,000 से ज्यादा शेयर मिले। उसका फोन लगातार बज रहा था।
किसी ने प्रोत्साहन के शब्द भेजे, किसी ने धमकी दी। रात में एक अनजान नंबर से एक संदेश आया, तू पछताएगी, अभी भी वक्त है, गायब हो जा। माया ने संदेश देखा और फोन बंद कर दिया। वो खिड़की पर गई और अंधेरे में झांका। दूर एक सुविधा स्टोर की रोशनी अंधेरी गली में एक टिमटिमाती उम्मीद की किरण की तरह थी। नहीं, मैं गायब नहीं होंगी, उसने फुसफुसाया। इस बार मैं प्रकाश में आऊंगी। वो अपने कंप्यूटर पर वापस गई। राठौर ग्रुप, कमला और राजेश मेहरा के बारे में सब कुछ खोजना शुरू कर दिया। वो नाम जो उसने उस दिन रसोई में बातों बातों में सुना था। और वो जानती थी कि उस भोजन के पीछे सिर्फ केसर और मक्खन लहसुन की महक नहीं थी, बल्कि शक्ति, झूठ और चुप्पी के खून की गंध भी थी। देर रात नहर के किनारे एक छोटा सा कैफे अभी भी रोशन था। एक व्यक्ति सबसे अंदर के कोने में चुपचाप बैठा था। उसकी टोपी चेहरे पर झुकी हुई थी। रोहन ने ब्लैक कॉफी का एक घूंट लिया। उसकी आंखें लैपटॉप की स्क्रीन से नहीं हटी। उस पर शाही केसर रेस्टोरेंट की रसोई के सुरक्षा कैमरे से ली गई तस्वीरों की एक श्रृंखला थी। वो फुटेज जो उसने डिलीवरी विभाग में अपने पुराने परिचित की मदद से हिम्मत करके हासिल की थी। बगल में माया भी ध्यान से देख रही थी। उसने संतरे के जूस का गिलास इतनी कसकर पकड़ा हुआ था कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद हो गए थे। ये रहा। रोहन ने 21-15 के वीडियो क्लिप की ओर इशारा किया। कमला दीदी ने जैसे ही केसर की खीर तैयार की, एक अजीब सा सहायक शेफ अंदर आया, जिसके हाथ में एक छोटा प्लास्टिक का डिब्बा था। माया ने करीब से देखा। उसकी आंखों में एक चमक आई। वो उस रात की शिफ्ट में नहीं था। मुझे सूची अच्छी तरह याद है। रोहन ने सिर हिलाया। बिल्कुल, मैंने भी इस व्यक्ति का नाम रेस्टोरेंट के कर्मचारी प्रणाली में नहीं देखा। और आगे देखो, रसोई से निकलने के बाद उस व्यक्ति ने अपना एप्रन उतारा और पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया। किसी ने ध्यान नहीं दिया। माया ने सूखी खांसी की। उन्होंने जानबूझकर खीर में कुछ मिलाया, शायद एनेस्थेटिक या कुछ और, जिसे अनन्या को शौक लगा। रोहन ने कहा, उसकी आंखें गहरी थीं और ऐसा लगता है कि सब कुछ पहले से तय था। माया कुर्सी पर झुक गई। एक घुटन महसूस हुई। लेकिन क्यों? अनन्या क्यों? एक मासूम बच्ची। रोहन ने जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप एक नया टैब खोला, जिसमें राठौर ग्रुप से संबंधित समाचार लेखों की एक श्रृंखला थी। एक शीर्षक प्रमुख था, राठौर ग्रुप आंतरिक हस्तांतरण की तैयारी में, उत्तराधिकारी कौन होगा? माया ने तेजी से पढ़ा। उसकी आंखें हर पल बड़ी होती गईं। अनन्या अपने पिता की एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी है, उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद। रोहन ने सिर हिलाया। और अगर बच्ची को कुछ हो जाता है तो समूह का नियंत्रण अधिकृत प्रतिनिधि के हाथों में चला जाएगा, जो वर्तमान में राजेश मेहरा वरिष्ठ सीईओ हैं। माया का सीना भारी हो गया। उन्होंने सिर्फ सत्ता के लिए एक बच्चे पर हाथ उठाने की हिम्मत की, और अब वे सारा दोष आपके सिर पर मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, रोहन ने कहा। एक आदर्श बलि का बकरा बना रहे हैं। एक गरीब वेट्रेस, बिना किसी पृष्ठभूमि के, बिना किसी आवाज के। माया ने अपने होंठ भींच लिए, दोनों हाथ कसकर बांध लिए। उसके अंदर एक ऐसा गुस्सा उबल रहा था जो पहले कभी नहीं था। लेकिन वे गलत थे। इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। रोहन ने एक और तस्वीर फाइल खोली। उस सप्ताह रेस्टोरेंट के लिए खाद्य वितरण के कागजात। उसने सूची के अंत में एक नाम की ओर इशारा किया, संतोष यादव, उस शाम की शिफ्ट में सामग्री देने वाला ड्राइवर। डिलीवरी चालान में उस प्लास्टिक के डिब्बे का कोई उल्लेख नहीं है। माया ने बुदबुदाया। हमें संतोष नाम के इस व्यक्ति को खोजना होगा। अगली सुबह दोनों रेस्टोरेंट के खाद्य आपूर्ति गोदाम में गए, जो भिवंडी औद्योगिक क्षेत्र में था। कुछ पूछताछ के बाद आखिरकार उन्होंने संतोष को ढूंढ लिया। एक अधेड़ उम्र का आदमी, छोटा कद, नींद की कमी से आंखों के नीचे काले घेरे, एक ट्रक के बगल में सामान उतार रहा था। संतोष जी, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, रोहन ने बात शुरू की। बस ये पुष्टि करनी है कि 12 तारीख की रात को आपने कोई विशेष डिलीवरी की थी। संतोष ने दोनों को देखा। उसके चेहरे पर संदेह साफ था। मैं नहीं जानता कि तुम दोनों कौन हो। माया आगे बढ़ी। अपनी जेब से अनन्या की तस्वीर वाला अखबार निकाला। हम जानना चाहते हैं कि रसोई में वो अजीब डिब्बा किसने पहुंचाया था। बच्ची लगभग मर गई थी और मुझे जिसने उसे बचाया अपराधी के रूप में फंसाया जा रहा है। संतोष ने अखबार को देखा और फिर उसकी नजर माया के हाथ पर पड़ी। उस पर अभी भी पिछले दिन के थप्पड़ का हल्का सा निशान था। उसने एक लंबी सांस ली, चारों ओर देखा,
जैसे डर हो कि कोई सुन ना ले, और फिर अपनी आवाज धीमी कर ली। उस दिन मुझे एक छोटा सा डिब्बा अतिरिक्त ले जाने का आदेश मिला था। विशेष रूप से कहा गया था कि ये ऊपर से एक उपहार है, कार्यालय से किसी ने मुझे दिया था। जब मैं रेस्टोरेंट पहुंचा तो मैंने इसे एक अजीब सहायक शेफ को अलग से दिया। वो उस दिन की शिफ्ट का नहीं था। रोहन ने पलक झपकाई। क्या आपको उस आदमी का चेहरा याद है? संतोष ने सिर हिलाया। लगभग 6 फीट लंबा, दाहिने गाल पर एक छोटा सा निशान। हल्की राजस्थानी बोली बोल रहा था। मुझे ये भी याद है कि उसने एक रोलेक्स घड़ी पहनी हुई थी। डिलीवरी करने वाला रोलेक्स पहने? तुम ही सोचो, कौन मानेगा कि वो असली सहायक शेफ है? माया ने पूछा, क्या आपके पास कोई रसीद या डैश कैम फुटेज है? संतोष थोड़ी देर हिचकिचाया और फिर अपनी जेब से फोन निकाला। मेरे पास कार का कैमरा है, मैं इसे सार्वजनिक नहीं कर सकता। लेकिन मान लो कि मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन रहा हूं। स्क्रीन पर सहायक शेफ को डिब्बा लेते हुए साफ दिखाई दे रहा था, और जैसा कि संतोष ने बताया, निशान, महंगी घड़ी और चलने का तरीका किसी रसोइये जैसा नहीं था। माया ने रोहन को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। हमारे पास सबूत हैं। लेकिन रोहन अभी भी सोच में डूबा था। ये काफी नहीं है। हमें इस आदमी की असली पहचान का पता लगाना होगा। निश्चित रूप से वो कोई सामान्य कर्मचारी नहीं है। बहुत संभव है कि वो राजेश मेहरा या मीरा का आदमी हो। माया ने सिर हिलाया। तो अगला कदम राठौर ग्रुप से जांच करना है। ठीक उसी समय माया का फोन बजा। एक अनाम संदेश आया। ज्यादा गहराई में मत जाओ। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। अगली बार सिर्फ संदेश नहीं होगा। उसकी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। संदेश के साथ एक तस्वीर थी जिसमें वो रोहन के साथ गोदाम के बाहर खड़ी थी, जिसे दूर से टेलीफोटो लेंस से खींचा गया था। माया ने रोहन को फोन दिखाया। उसकी आवाज गंभीर हो गई। वे हम पर नजर रख रहे हैं। रोहन ने दांत पीसे। तो हमें और आगे बढ़ना होगा। इस समय पीछे हटने का मतलब है कि हम सब कुछ खो देंगे। उस शाम वे किराए के कमरे में लौट आए। माया अकेली मेज पर बैठी, लैपटॉप खोला और एक नई पोस्ट लिखना शुरू किया। इस बार उसने ना केवल जो हुआ उसे बताया, बल्कि कैमरे की तस्वीरें, डिलीवरी का वीडियो और अजनबी के बारे में जानकारी भी सार्वजनिक कर दी। पोस्ट का शीर्षक था, मैं अपराधी नहीं हूं और ये वे लोग हैं जो सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। 6 घंटे के भीतर पोस्ट वायरल हो गई। समाचार चैनल खबर चलाने लगे। कुछ पत्रकारों ने साक्षात्कार के लिए फोन किया। वकीलों ने स्वेच्छा से मदद की पेशकश की। उसी रात माया का फोन बजा। एक ठंडी महिला की आवाज आई। माया, मैं मीरा हूं। तुम न्याय का खेल खेलना चाहती हो, है ना? ठीक है, तो मुझे दोष मत देना कि मैंने पहले चेतावनी नहीं दी। माया ने अपनी आंखें सिकोड़ी, शांति से जवाब दिया, मैं कोई खेल नहीं खेल रही हूं। मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहती हूं और एक बच्ची की रक्षा करना चाहती हूं जिसके पास खुद के अलावा कोई रक्षक नहीं है। दूसरी तरफ से फोन कट गया। माया ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। उसमें अब कोई डर नहीं था। सत्ता की साजिशों, धमकियों और मानसिक हिंसा के भंवर के बीच उसने प्रकाश में आने का फैसला किया था। वो एक साधारण वेटर्स, अब झूठ को जलाने वाली पहली छोटी सी लौ थी। और वो छिपा हुआ अपराधी, चाहे उसके पास रोलेक्स हो, पैसा हो या सत्ता हो, हमेशा के लिए अंधेरे में नहीं छिप सकता था। मुंबई में देर शाम भूरे बादल आसमान में छाए हुए थे, जैसे किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रहे हों। माया बस नंबर 38 में चुपचाप बैठी थी। उसने अपना बैग कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी आंखें सामने देख रही थीं। रोहन बगल में बैठा था। उसके होंठ भींचे हुए थे। चेहरे पर तनाव साफ था। वे एक महत्वपूर्ण स्थान पर जा रहे थे, जनमत अखबार के कार्यालय, जहां प्रकाश शर्मा नाम के एक पत्रकार, जिसने बड़े कॉर्पोरेट घोटालों की जांच की थी, ने माया की पोस्ट पढ़ने के बाद मिलने के लिए बुलाया था। जब बस रुकी तो दोनों नीचे उतरे। बारिश की बूंदें गिरने लगी थीं। अखबार का कार्यालय बांद्रा की एक पुरानी इमारत में था। भूतल थोड़ा नम लेकिन आरामदायक था। प्रकाश शर्मा, एक दुबले पतले सफेद बालों वाले व्यक्ति ने माया से ठंडे लेकिन मजबूत हाथों से हाथ मिलाया। मैंने तुम्हारी पोस्ट पढ़ी माया। साहसी, लेकिन ऐसा करने का मतलब है कि तुम एक बड़े खेल में कदम रख रही हो, जहां लोग तुम्हें चुप कराने के लिए
कुछ भी कर सकते हैं। मुझे पता है, माया ने कहा। उसकी आंखें नहीं झपकी। लेकिन मैं अब पीछे नहीं हट सकती। प्रकाश ने सिर हिलाया और कुर्सी खींची। मैं राजेश मेहरा और मीरा पर लंबे समय से जांच कर रहा हूं। वो जोड़ी अपने साम्राज्य को खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकती है। अफवाह है कि उन्होंने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को भी रास्ते से हटा दिया था जब वे उनकी सत्ता विस्तार की योजनाओं में बाधा बन रहे थे। रोहन ने बीच में कहा, क्या आपके पास कोई सबूत है? प्रकाश ने सिर हिलाया और फीकी हंसी हंसा। वे बहुत शातिर हैं, कोई भी गवाह बनने की हिम्मत नहीं करता। एक वित्त कर्मचारी जिसने आंतरिक रूप से शिकायत की थी, गायब हो गया। कोई दुर्घटना नहीं, कोई मौत नहीं, बस गायब हो गया। माया की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास केवल वीडियो, तस्वीरें और डिलीवरी ड्राइवर का बयान है, लेकिन कुछ भी स्पष्ट रूप से दोषी साबित नहीं करता। प्रकाश ने गंभीरता से कहा। कुंजी वो अजीब सहायक शेफ हैं। अगर हम उसकी असली पहचान और उसे किसने काम पे रखा इसका पता लगा लें तो हम पूरी कड़ी तक पहुंच सकते हैं। और मेरे पास एक सुराग है। वो रोलेक्स घड़ी हर कोई नहीं पहनता। वो मॉडल सीमित संस्करण का है। पिछले साल भारत में केवल 12 पीस आए थे। रोहन ने फोन खोला और क्लिप से क्लोजअप फ्रेम खोजा। क्या आप घड़ी के शौकीनों में किसी को जानते हैं? मैं जानता हूं। प्रकाश ने सिर हिलाया। मुझे 2 दिन दो। इस बीच तुम दोनों को सार्वजनिक स्थानों पर दिखने से बचना चाहिए। वे तुम पर नजर रख रहे हैं। उस रात माया और रोहन किराए के कमरे में लौटे। माया के कमरे में घुसपैठ के संकेत थे। सामान बिखरा हुआ था, लेकिन कुछ भी गायब नहीं था। केवल उसका कंप्यूटर। स्क्रीन काली थी, चालू नहीं हो रही थी। रोहन ने एक सांस ली। वे अंदर आए थे, शायद डेटा मिटाना चाहते थे। कोई बात नहीं। माया ने कहा, मैंने सब कुछ क्लाउड पर सहेज लिया है, लेकिन अगर हम और देर करते हैं तो वे सिर्फ सामान बिखेरने से ज्यादा कुछ करेंगे। रोहन का फोन बजा। एक अनजान नंबर। हेलो? एक गहरी, स्टील जैसी ठंडी पुरुष आवाज आई। उस लड़की को और आगे मत जाने दो। तुम जानते हो, मुंबई में सड़क दुर्घटनाएं बहुत आम है। मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। रोहन ने जल्दी से कहा, हालांकि उसने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। मान लो कि तुम होशियार हो। दूसरी आवाज 1 सेकंड के लिए रुकी, लेकिन समझदारी सही समय पर चुप रहने में है। कॉल समाप्त हो गई। रोहन ने गुस्से में फोन मेज पर फेंक दिया। हम चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं और हम चूहे हैं। माया ने एक गहरी सांस ली। लेकिन चूहा जानता है कि कहाँ छिपना है, जहां बिल्ली नहीं पहुंच सकती। उसने मुंबई का एक पुराना नक्शा खोला। पनवेल में मेरा एक परिचित है। वो आईटी सुरक्षा में काम करता था। वो कंप्यूटर को ठीक करने और डेटा की सुरक्षा में मदद कर सकता है। हमें तुरंत जाना होगा। 2 दिन बाद एक रबर के बागान के बीच एक लकड़ी के घर में तेजस नाम का एक दुबला पतला आदमी, जिसका बायां हाथ कोहनी से कटा हुआ था, मुस्कुराते हुए लैपटॉप पर टाइप कर रहा था। हार्ड ड्राइव के साथ दूर से छेड़छाड़ की गई थी, लेकिन सौभाग्य से तुमने स्वचालित बैकअप मोड सेट किया था। ये लोग सफाई से काम करते हैं, शायद आंतरिक सुरक्षा से किसी को काम पर रखा था। माया ने पूछा, क्या आप आईपी या स्थान का पता लगा सकते हैं? तेजस ने फीकी हंसी हंसा। पूरी तरह से नहीं, लेकिन सिग्नल साउथ मुंबई की एक कार्यालय की इमारत से आया था और संयोग से ये राठौर ग्रुप के संचार विभाग का अस्थायी मुख्यालय है। माया को लगा जैसे उसके शरीर की हर नस तन गई है। उसने रोहन की ओर देखा। अब इस मामले को प्रकाश में लाने का समय आ गया है। ठीक उसी समय माया का फोन बजा। पत्रकार प्रकाश का फोन था। घड़ी पहनने वाला मिल गया, उन्होंने कहा। उसका नाम राका है। वो राजेश मेहरा का निजी अंगरक्षक था। बाद में बहुत लापरवाह होने के कारण निकाल दिया गया। लेकिन अफवाह है कि उसे अभी भी गंदे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रोहन का दिल दहल गया। अगर वो राजेश मेहरा का आदमी है तो सब कुछ साफ है। प्रकाश ने आगे कहा, मेरे पास एक और खबर है। राठौर ग्रुप में खलबली मची हुई है। तुम्हारी पोस्ट के बाद एक बोर्ड सदस्य ने आंतरिक जांच की मांग की है। वे अब इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। माया ने अपने होंठ भींचे। बस एक और धक्का चाहिए। प्रकाश ने अपनी आवाज धीमी की। मेरा इस सप्ताह शहर के एक बड़े चैनल पर लाइव टीवी साक्षात्कार है। मैं चाहता हूं कि तुम आओ, लाखों लोगों के सामने पहली बार पूरी सच्चाई बताओ। लेकिन सुनिश्चित कर लो कि तुम तैयार हो, क्योंकि उस पल से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होगा। माया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी सांस धीमी थी, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वे चमक रही थीं। मैं तैयार हूं। रिकॉर्डिंग के दिन स्टूडियो खचाखच भरा था।
माया एक प्रसिद्ध एंकर के सामने बैठी थी। कैमरे, रोशनी, एक तरफा कांच के पीछे दर्शक, सब कुछ एक घेरे जैसा लग रहा था। एंकर ने पूछा, माया, किस चीज ने आपको, एक साधारण वेट्रेस को, राठौर ग्रुप जैसे बड़े समूह के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दी? माया ने 1 सेकंड, 2 सेकंड के लिए कैमरे में देखा और फिर उसने एक स्पष्ट आवाज में कहा, बिना कांपे, बिना रुके। क्योंकि मैं डरती थी, नौकरी खोने से डरती थी, अपमानित होने से डरती थी, कोई विश्वास नहीं करेगा इस बात से डरती थी। लेकिन मैंने एक बच्ची को अपनी बाहों में बेहोश देखा और मुझे पता था कि अगर मैं चुप रही तो दूसरों को नुकसान पहुंचता रहेगा और सच्चाई हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई हिला नहीं, माया ने जारी रखा। कोई भी जन्म से नीच नहीं होता। वेट्रेस का पेशा मुझे संदिग्ध नहीं बनाता। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रही हूं, मैं केवल तथ्य सामने रख रही हूं ताकि हर कोई देख सके, समझ सके और पूछ सके कि ऐसा क्यों हो सकता है और उस काले पर्दे के पीछे कौन है। कैमरा धीरे धीरे घूमा। माया का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, निडर, केवल दृढ़ संकल्प की चमक। पूरा देश उस समय जैसे सांस रोके हुए था। रिकॉर्डिंग के बाद सोशल मीडिया पर विस्फोट हो गया। #TruthForMaya केवल 4 घंटों में टॉप पर पहुंच गया। राठौर ग्रुप में काम करने वाले कई लोगों ने संदेश भेजना शुरू कर दिया, जानकारी प्रदान की। उनमें से एक कमला दीदी भी थीं। माया ने कमला दीदी का संदेश पढ़ा तो उसके हाथ कांप उठे। तुमने सही कहा, मुझे मजबूर किया गया था। उन्होंने मेरे पति की नौकरी छीनने की धमकी दी, लेकिन अब मैं और चुप नहीं रह सकती। मैं सब कुछ बताऊंगी। माया ने रोहन को देखा और फिर प्रकाश को फोन किया। तैयार हो जाइए, एक असली विस्फोट होने वाला है। बारिश लगातार हो रही थी, जैसे कभी नहीं रुकेगी। मुंबई शहर इस समय हमेशा की तरह हलचल भरा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। बांद्रा के एक पुराने अपार्टमेंट परिसर के एक छोटे से कमरे में माया कमला दीदी के सामने बैठी थी। दुबली पतली शेफ, जिसका चेहरा धसा हुआ था और आंखें कई रातों की नींद हराम होने के कारण काली पड़ गई थी। पीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी सारी उलझन, पछतावा और लंबे समय से दबा हुआ डर उजागर हो रहा था। कमला दीदी ने धीरे धीरे 2 शीशे के गिलासों में पानी डाला। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। माया ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मेज पर रिकॉर्डर रख दिया। मैं आप पर दबाव नहीं डालूंगी, माया ने नरम आवाज में कहा। अगर आप तैयार नहीं हैं तो मैं इंतजार कर सकती हूं, लेकिन अगर आज आप बताती हैं तो ना केवल मैं, बल्कि बहुत से अन्य लोगों को सच्चाई जानने का मौका मिलेगा। कमला दीदी ने मेजपोश का कोना कसकर पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से सिर हिलाया। मैं और एक दिन भी इस अपराध बोध के साथ नहीं जी सकती। रिकॉर्डर के बटन की हल्की सी आवाज आई। कमरे में हवा जैसे गाढ़ी हो गई। मैंने पिछले साल शाही केसर रेस्टोरेंट में काम करना शुरू किया था। शुरू में सब कुछ सामान्य था, जब तक कि मुझे शाम की शिफ्ट का प्रभारी नहीं बना दिया गया। ठीक उसी समय जब राजेश मेहरा अक्सर खाने आते थे, वो एक पल के लिए रुकी, जैसे हर शब्द तौन रही हो। अनन्या के साथ घटना से लगभग 1 सप्ताह पहले मुझे मैनेजर के कमरे में बुलाया गया। वहां मीरा और एक अजनबी आदमी था। उसने मुझसे सीधे कहा कि एक विशेष मेहमान होगा जिसकी सावधानी से सेवा करनी होगी और मैं केसर की खीर बनाने की प्रभारी होंगी। माया ने धीरे से पूछा, क्या आपको आश्चर्य हुआ कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आपको क्यों चुना? हाँ जरूर, लेकिन मीरा ने मुझे बहुत डरावनी नजरों से देखा। फिर उसने एक लिफाफा निकाला जिसमें 6,000 रुपए और मेरे पति की तस्वीर थी, जो मुंबई बंदरगाह पर काम कर रहे थे। उसने कहा, अच्छा काम करो, तुम्हारे पति की नौकरी बची रहेगी, नहीं तो तुम जानती हो क्या होगा। माया ने सूखी खांसी की, मेज के नीचे अपनी मुट्ठी भींच ली। उन्होंने मुझसे कहा कि बस एक छोटा सा डिब्बा लेना है और उसे बाहर ले जाने से पहले खीर में डाल देना है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी दवा है जो बच्ची को अच्छी नींद लाने में मदद करेगी, जो निजी डॉक्टर के निर्देशानुसार है, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए मैंने उसे नहीं डाला। तो किसने किया? रोहन, जो पास में खड़ा था, ने जल्दी से पूछा। कमला दीदी ने माया को देखा, उसकी आवाज भर्रा गई। जब मैं 5 मिनट के लिए शौचालय गई तो वापस आने पर खीर ट्रे में तैयार थी, मेज पर ले जाने के लिए। लेकिन मुझे पता था
कि किसी ने कुछ बदल दिया है। और वो अजनबी सहायक शेफ, मैंने उसे उस दिन रसोई में पहले कभी नहीं देखा था। क्या आपने किसी को बताया? माया ने पूछा। कमला दीदी ने सिर हिलाया, आंसू बहने लगे। जब मैंने सुना कि अनन्या बेहोश हो गई है तो मैं लगभग गिर पड़ी, लेकिन मुझे डर था कि अगर मैं बोलूंगी तो न केवल मेरी नौकरी जाएगी बल्कि मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जब मैंने देखा कि तुम पर आरोप लगाया जा रहा है, माया आगे बढ़ी और उसका हाथ धीरे से दबाया। मैं समझती हूं कमला दीदी, लेकिन आज आपने सही चुनाव किया है। कमला दीदी ने सिर हिलाया। मैंने उस दिन मीरा के साथ हुई बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया था। भेजने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अब मैं इसे सार्वजनिक करना चाहती हूं। अगले दिन प्रकाश ने माया और रोहन से एक गुप्त कैफे में मुलाकात की। जब उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी तो मीरा की ठंडी आवाज गूंजी। बस उस चीज को खीर में डाल दो, वो मरेगी नहीं, बस थोड़े से दौरे पड़ेंगे, बाकी मीडिया को संभालने के लिए लोग हैं। प्रकाश ने मेज पर हाथ मारा। ये बहुत हो गया। रोहन ने एक सांस ली। हमारे पास ऑडियो है, गवाह है, राका का वीडियो है। इस एक और सबूत के बाद वे इनकार नहीं कर सकते। अभी काफी नहीं है, प्रकाश ने गंभीरता से कहा। हमें इतना मजबूत जनमत बनाना होगा कि वे आधिकारिक तौर पर जांच करने के लिए मजबूर हो जाएं, और हमें एक अंतिम वार की जरूरत है, कुछ ऐसा जिसे पूरा सिस्टम नजरअंदाज ना कर सके। माया ने उसे देखा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। अनन्या, मेरा मतलब है मैं मिस्टर राठौर से मिलूंगी, एकमात्र व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त शक्ति है। लेकिन जो इस दौरान अलग थलग पड़ गया है, अगर उन्हें सच्चाई पता चलती है कि उनकी अपनी पोती को लगभग मार दिया गया था, तो वो चुप नहीं बैठेंगे। उस शाम माया अकेले राठौर के बंगले पर गई, जो जुहू के एक एकांत इलाके में था। उसे मुख्य द्वार पर ही अंगरक्षकों ने रोक लिया। मैं वो हूं जिसने अनन्या को बचाया था, मुझे मिस्टर राठौर से मिलना है। अंगरक्षक ने फीकी हंसी हंसा। साहब, अजनबियों से नहीं मिलते तो बस ये कह दो। माया ने उसकी आंखों में सीधे देखा। अगर वो मेरी बात नहीं सुनते हैं तो पूरा देश जान जाएगा कि राठौर ग्रुप के मुखिया ने अपनी ही पोती को अपने ही लोगों द्वारा रची गई साजिश का शिकार होने दिया। अंगरक्षक एक पल के लिए रुका और फिर बिना कुछ कहे अंदर चला गया। 5 मिनट बाद भारी लोहे का गेट खुला। माया बड़े हॉल में दाखिल हुई। जगह इतनी शांत थी कि डरावनी लग रही थी। मिस्टर राठौर, 60 से ज्यादा उम्र के एक व्यक्ति, सफेद बालों वाले, लंबे लेकिन थोड़े झुके हुए, एक चाय की मेज पर बैठे थे। उनकी आंखें पत्थर की मूर्ति की तरह ठंडी थीं। तुम माया हो? हाँ, वो जिसे आपके समूह ने झूठा आरोप लगाया और जिसने आपकी पोती को बचाया। मिस्टर राठौर ने कुछ नहीं कहा। माया ने मेज पर रिकॉर्डर और राका को सामान लेते हुए वीडियो रख दिया। उसने मीरा की रिकॉर्डिंग भी चलाई। जब सारी आवाजें खत्म हो गईं, तो जगह भारी खामोशी में डूब गई। अंत में मिस्टर राठौर ने धीरे से पूछा, तुम क्या चाहती हो? कुछ नहीं, मैं बस चाहती हूं कि आप जानें कि आपकी जगह सत्ता संभालने वाले लोगों ने आपकी अपनी पोती के साथ क्या किया, और अगर आप में जरा भी इंसानियत बची है तो आप इस मामले को भुलाया नहीं जाने देंगे। उन बूढ़ी आंखों में एक चमक आई। एक आंसू उनके गाल पर गिरा। तुम जाओ, उन्होंने कहा, बाकी मैं देख लूंगा। 3 दिन बाद खबर ने पूरे देश को हिला दिया। राठौर ग्रुप ने राजेश मेहरा और मीरा को बर्खास्त करने के फैसले की घोषणा की और पूरा मामला जांच एजेंसी को सौंप दिया। एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और उसमें खुद मिस्टर राठौर ने लोगों से, माया से और अपनी पोती से माफी मांगी, क्योंकि उन्होंने सत्ता को अपनी आंखों पर पर्दा डालने दिया था। माया ने फोन की स्क्रीन पर खबर देखी, चुपचाप आंसू बहाए। वो खुश नहीं थी, लेकिन उसके अंदर एक हल्कापन महसूस हुआ, जैसे पिछले कुछ हफ्तों से उस पर रखा भारी पत्थर हटा दिया गया हो। रोहन बगल में बैठा था। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। हम अभी पूरी तरह से नहीं जीते हैं। माया ने सिर हिलाया। लेकिन कम से कम हमने सच्चाई को छुआ है, और ये एक शुरुआत है। उसने आसमान की ओर देखा। आज दोपहर की बारिश थम गई थी। तूफान के बाद पहली धूप की किरणें खिड़की के फ्रेम पर पड़ रही थीं। वो रोशनी, हालांकि छोटी थी, उस अंधेरे रास्ते को रोशन करने के लिए काफी थी जिसे उसने बहादुरी से पार किया था। मुंबई की रात अजीब तरह से शांत थी, लेकिन ठाणे के एक छोटे से इलाके में एक कैफे के अंदर माहौल तनावपूर्ण था। पीली
मंद रोशनी माया, रोहन और पत्रकार प्रकाश के तनावपूर्ण चेहरों पर पड़ रही थी। मेज पर एक लैपटॉप खुला था जिसमें कई दस्तावेज फाइलें थी। पास में एक बाहरी हार्ड ड्राइव थी जो एंटी स्टैटिक फॉइल में लिपटी हुई थी, जैसे कि उसमें कुछ बहुत ही गोपनीय हो। प्रकाश ने एक लंबी सांस ली और कुर्सी पर झुक गया। माया, तुमने वो कर दिखाया जो अकल्पनीय था। लेकिन अगर तुम सोचती हो कि राजेश मेहरा और मीरा के बर्खास्त होने से सब कुछ खत्म हो गया है, तो तुम गलत हो। उनके पीछे एक बहुत बड़ा अदृश्य तंत्र है। माया ने सिर झुकाया। आप किसकी बात कर रहे हैं? कैरल ग्रुप, प्रकाश ने कहा। उसकी आवाज गहरी हो गई। एक अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक परामर्श समूह जो मीडिया संकट, आंतरिक जांच और यहां तक कि कानूनी लॉबिंग को भी संभालता है। वे ही कई सालों से राठौर ग्रुप की छवि बनाने के पीछे थे और वे ही लुलाबाई जैसे चुप कराने वाले अभियानों के पीछे थे जिनके बारे में मैंने हैकर समुदाय से सुना है। रोहन ने भौहें सिकोड़ी। आपका मतलब है कि एक पूरा नेटवर्क है जो जनमत में हेरफेर करता है, बड़े निगमों में असहमति की आवाजों को दबाता है? संभव नहीं। बल्कि निश्चित रूप से। माया थोड़ी देर चुप रही और फिर उसने हार्ड ड्राइव पर हाथ रखा। ये क्या है? प्रकाश ने फीकी हंसी हंसा। राठौर ग्रुप के एक आंतरिक आईटी व्यक्ति ने नौकरी छोड़ने से पहले मुझे ये भेजा था। इसमें एन्क्रिप्टेड ईमेल, आंतरिक रिपोर्ट, कर्मचारी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और जोखिम वाले लक्ष्यों पर हमला करने वाली मीडिया योजनाओं के ब्लूप्रिंट हैं। इसमें तुम्हारा नाम भी है। रोहन ने दांत पीसे। उन्होंने माया की फाइल बना रखी है। सिर्फ माया की नहीं, प्रकाश ने जवाब दिया, बल्कि उन सभी की जिन्होंने असहमति जताई, गलत कामों का पर्दाफाश किया या बस मीडिया रणनीति में बाधा डाली। इसे सॉफ्ट टारगेट लिस्ट कहा जाता है। सूची में प्रत्येक व्यक्ति पर नजर रखी जाती है। व्यक्तिगत जानकारी, कमजोरियां, आदतें एकत्र की जाती हैं। फिर प्रत्येक लक्ष्य के आधार पर कैरल जोखिम को खत्म करने के लिए परिदृश्य सुझाता है। माया की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये एक साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन हर शब्द सच है। प्रकाश ने सिर हिलाया। अस्पताल में, तुम्हारे किराए के कमरे में, और यहां तक कि घटना के बाद पहली बार अनन्या को फोन करने की तुम्हारी रिकॉर्डिंग भी है। रोहन ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। उन्होंने निजता के अधिकार का गंभीर उल्लंघन किया है। इसे तुरंत प्रकाश में लाना होगा। यह इतना आसान नहीं है। प्रकाश ने शांति से कहा, कैरल एक अंतर्राष्ट्रीय इकाई है जो कई अनुबंधों और अस्पष्ट कानूनों द्वारा संरक्षित है। अगर हम इन दस्तावेजों को बिना पूरी तरह से सत्यापित किए, बिना सही तरीके से प्रस्तुत किए जारी करते हैं, तो हम पर मानहानि और गलत सूचना फैलाने का मुकदमा हो सकता है। माया ने शांत रहने की कोशिश की। तो हमें क्या चाहिए? प्रकाश ने उसे देखा। उसकी आंखें चाकू की तरह तेज थीं। एक आंतरिक गवाह, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने लुलाबी अभियान में भाग लिया हो या कम से कम भारत में कैरल के लिए काम किया हो। एक हफ्ते बाद पत्रकारिता संपर्कों के माध्यम से प्रकाश ने पीटना को ढूंढ लिया, जो मुंबई में कैरल ग्रुप के लिए काम करने वाला एक पूर्व डेटा विश्लेषक था। वो मिलने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इस शर्त पर कि उसकी पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी और मुलाकात एक भीड़-भाड़ वाली सार्वजनिक जगह पर होगी। मुलाकात एक बड़े शॉपिंग मॉल की छत पर हुई। पीटना, एक युवा चश्मा पहने शर्मीला दिखने वाला आदमी, माया और प्रकाश के सामने बैठा था। उसने अपना काला बैग कसकर पकड़ा हुआ था। मैं अब वहां काम नहीं करता, लेकिन वे अभी भी मुझ पर नजर रखते हैं। पीटना ने धीरे से कहा, मैंने दर्जनों गोपनीयता समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन जब मैंने टीवी पर आपका भाषण देखा तो मुझे पता था कि मैं और चुप नहीं रह सकता। माया ने सिर हिलाया नरम आवाज में। मैं समझती हूं, लेकिन मुझे आपसे किसी पर आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। बस एक बात की पुष्टि करनी है। क्या कैरल ही उन चुप कराने और सच्चाई को तोड़ने मरोड़ने वाले अभियानों को चला रहा था, जैसा कि मेरे पास मौजूद फाइलों में है? पीटना ने तुरंत सिर हिलाया। बिल्कुल सही। हम इसे सक्रिय संकट प्रबंधन कहते हैं। लक्ष्यों को वर्गीकृत करने के लिए एक एल्गोरिदम है। प्रत्येक खतरे को एक जोखिम स्कोर दिया जाता है, जो भी सीमा पार करता है। उसकी निगरानी के लिए एक फाइल बनाई जाती है। प्रकाश ने बीच में पूछा, माया जैसे मामले में वे क्या करेंगे? पीटना ने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, सबसे पहले व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को धूमिल करना,
जैसे अफवाहें फैलाना, पुरानी तस्वीरें निकालना, बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। अगर ये काम नहीं करता तो वे प्रतिक्रिया जाल चरण में जाते हैं, लक्ष्य को सोशल मीडिया पर या वास्तविक जीवन में गलती करने के लिए उकसाना। अंतिम चरण सीधा हस्तक्षेप है, घुसपैठ, धमकी और यहां तक कि दुर्घटना का मंचन। माया का दिल पत्थर की तरह भारी हो गया। आप जो कह रहे हैं उसे साबित करने का कोई तरीका है? मेरे पास काम करते समय डेटाबेस के एक हिस्से का बैकअप है। लेकिन ये कई परतों में इनक्रिप्टेड है। मैं इसे खुद नहीं खोल सकता, लेकिन मैं इसे आपको सौंप दूंगा। बस मेरा नाम मत लेना। उस रात रोहन और तेजस, माया का हैकर दोस्त, पीटना द्वारा प्रदान की गई फाइलों को डिक्रिप्ट करने में लगे रहे। लगभग 5 घंटे के बाद उन्होंने ललाबाई प्रोटोकॉल 2021 नामक एक फोल्डर खोला। अंदर कई उपफोल्डर थे। लक्ष्य माया, श्रेणी 3, मीडिया प्रसार का जोखिम। यहां तक कि अंग्रेजी में एक मीडिया दिशा निर्देश फाइल भी थी। उद्देश्य, अतीत का फायदा उठाकर लक्ष्य के प्रति सहानुभूति को तोड़ना, व्यक्तिगत इरादों पर संदेह पैदा करना, मनगढ़ंत तत्वों का परोक्ष रूप से आरोप लगाना। माया अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकी। एक और फाइल, गुमनाम फेसबुक समूहों पर विकृत सामग्री डालने की रणनीति, जिसमें समूहों की सूची, क्लोन खाते, नमूना सामग्री, पोस्टिंग का समय। टिप्पणी दिशा निर्देशों की पटक कथा और यहां तक कि प्रभारी व्यक्ति का नाम भी था। माया ने फुसफुसाया, उन्होंने हर कदम की गणना की है। रोहन ने सिर हिलाया, लेकिन अब हम जानते हैं कि कैसे जवाब देना है। प्रकाश ने सुझाव दिया, हमें एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार संगठन के साथ सहयोग करने की जरूरत है। अगर हम एक प्रतिष्ठित विदेशी अखबार के माध्यम से प्रकाशित करते हैं तो हम विकृति से बचेंगे और वैश्विक मीडिया दबाव बनाएंगे। माया सहमत हो गई। एक ईमेल द टाइम्स ऑफ इंडिया की जांच टीम को भेजा गया, जिसमें पूरी फाइल और पीटना का अनाम बयान था। 3 दिनों की क्रॉस चेकिंग के बाद अखबार ने जवाब दिया। वे एक विशेष खोजी रिपोर्ट श्रृंखला प्रकाशित करेंगे। पहले संस्करण के प्रकाशन के दिन पूरा भारत हिल गया। फेसबुक से लेकर ट्विटर तक, छात्र मंचों से लेकर श्रमिक संघों तक। सभी ने सच बोलने वाली लड़की श्रृंखला को साझा किया। माया मीडिया का केंद्र बन गई, लेकिन अब वो एक अन्याय की शिकार वेट्रेस नहीं थी, बल्कि पारदर्शिता की मांग करने और मीडिया हेरफेर का विरोध करने वाले आंदोलन का चेहरा थी। आधिकारिक जांच शुरू हो गई। कैरल को पुलिस द्वारा सहयोग करने और दस्तावेज प्रदान करने के लिए कहा गया। राठौर ग्रुप के कई मध्य स्तर के प्रबंधकों को तलब किया गया। राका को देश भर में वांछित घोषित कर दिया गया। रोहन ने माया को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। तुम जानती हो, एक वेट्रेस से तुमने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। माया ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने ये सिर्फ अपने लिए नहीं किया, मैंने उन लोगों के लिए किया है जिनकी आवाज़ दबा दी गई थी, और एक छोटी लड़की के लिए जो बड़ों की सत्ता के कारण लगभग मर गई थी। बाहर की रोशनी टिमटिमाने लगी। ये सुबह की रोशनी नहीं थी, बल्कि सच्चाई की रोशनी थी, जो हर दरार, हर अंधेरे कोने, हर छायादार फाइल से होकर गुजर रही थी, जिसे वे सोचते थे कि कोई छूने की हिम्मत नहीं करेगा। उस सुबह दिल्ली की हवा में ठंडक थी। ठंडी हवा की लहरें पुरानी इमारतों की छतों से गुजर रही थीं, जैसे किसी बदलाव का संकेत दे रही हों। पश्चिमी दिल्ली के एक टॉप होटल के छोटे से प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में माया मंच पर खड़ी थी। उसके पीछे गहरा लाल पर्दा था और सामने सैकड़ों कैमरे और उम्मीद भरी आंखें थीं। माया ने एक साधारण सफेद सलवार कमीज पहनी थी। उसके चेहरे पर अब अन्याय का भाव नहीं था, बल्कि एक शांत, आत्मविश्वासपूर्ण और तीक्ष्णता थी। देश और विदेश के बड़े अखबार मौजूद थे। सोशल मीडिया पर हजारों लोग लाइव देख रहे थे। माया ने माइक्रोफोन पकड़ा, उसकी आवाज गूंज उठी। मैं यहां आरोप लगाने के लिए नहीं, बल्कि बताने के लिए खड़ी हूं। वो बताने के लिए जो मैंने और मेरे जैसे कई लोगों ने अनुभव किया है। इसलिए नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि एक सभ्य समाज में कोई भी हमेशा के लिए चुप रहने के लायक नहीं है। उसने एक पल रुककर पत्रकारों को सीधे देखा। शाही केसर रेस्टोरेंट की घटना कोई दुर्घटना नहीं थी। ये एक व्यवस्थित व्यवहार का परिणाम था, जिसमें कर्मचारियों की नियुक्ति, मीडिया में हेर फेर से लेकर विसल ब्लोअर को चुप कराने तक शामिल था। और आज मैं ललाबाई प्रोटोकॉल नामक अभियान से संबंधित सभी दस्तावेज सार्वजनिक करूंगी, जिसे कैरल ग्रुप ने राठौर ग्रुप के शीर्ष प्रबंधन के अप्रत्यक्ष निर्देशन में चलाया था।
माया ने पीछे मुड़कर प्रकाश को सिर हिलाया। उसने लैपटॉप को बड़ी स्क्रीन से जोड़ा। तस्वीरें, रिपोर्ट, ऑडियो रिकॉर्डिंग सब एक एक करके सामने आने लगे। इसमें पीटना, आंतरिक मुखबिर के बयान का एक छोटा सा अंश भी था। सभागार में कोई एक शब्द भी नहीं बोल सका। किसी ने नहीं सोचा था कि एक लड़की जो कभी एक साधारण वेट्रेस थी, यहां खड़े होकर इन दिग्गजों पर उंगली उठाने की हिम्मत कर सकती है। ये बदला नहीं है। माया ने कहा। उसकी आवाज गहरी हो गई। मुझे प्रसिद्धि नहीं चाहिए। मैं बस चाहती हूं कि जिम्मेदार लोग सच्चाई का सामना करें। और मैं एक संदेश भेजना चाहती हूं उन लोगों को जो सोचते हैं कि सत्ता एक स्थायी ढाल है। याद रखें, सच्चाई के पास हमेशा जीवित रहने का एक तरीका होता है। तालियों की पहली गड़गड़ाहट पीछे की पंक्तियों से उठी और फिर जल्दी से पूरे कमरे में फैल गई। अब उस लड़की के लिए संदेह या दया की निगाहें नहीं थीं, जिसे अस्पताल में पीटा गया था। ये सम्मान था, ये स्वीकारोक्ति थी। उसी समय मुंबई में राठौर ग्रुप के मुख्यालय में तूफान चल रहा था। दस्तावेजों के सार्वजनिक होने के बाद मीडिया में एक साथ खबरें आईं। सोशल मीडिया पर विस्फोट हो गया। बड़े शेयर धारकों ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। आंतरिक लेखा परीक्षा समिति को विशेष स्थिति में रखा गया और अज्ञात स्रोतों से मीडिया खर्चों के बारे में जानकारी 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। राजेश मेहरा, जो कभी समूह की शक्ति का प्रतीक था, अब आग पर बैठा था। मुख्य सदस्यों के बीच एक आपातकालीन बैठक में उसने मेज पर हाथ मारा और चिल्लाया, उसे ये सब कैसे मिला? तुम लोगों में से किसी ने उसे शुरू में ही क्यों नहीं संभाला? मीरा का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने शांत रहने की कोशिश की। हमने उसे कम आंका। वो सिर्फ एक वेट्रेस नहीं है, उसे मीडिया और आंतरिक लोगों का भी समर्थन प्राप्त है। एक अन्य सदस्य ने बीच में कहा, अफवाह है कि मिस्टर राठौर ने उससे मुलाकात की थी और उसकी रक्षा कर रहे हैं। शायद वो चुपचाप नियंत्रण वापस लेने की तैयारी कर रहे हैं। राजेश मेहरा ने भौहें सिकोड़ी। अगर ऐसा है तो हमें एक कदम आगे बढ़ना होगा। अगले दिन माया को एक अनजान नंबर से फोन आया। माया, मैं मिस्टर अडवाणी हूं। राठौर ग्रुप के स्वतंत्र शेयर धारकों के समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला वकील, मैं आपको कुछ लोगों से निजी तौर पर मिलने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। वे न केवल धन्यवाद देना चाहते हैं, बल्कि जांच को आगे बढ़ाने के लिए आपके सहयोग की भी आवश्यकता है। माया ने रोहन को देखा। उसकी आंखों में थोड़ी हिचकिचाहट थी। हम जाएंगे, लेकिन कहाँ मिलें? मुलाकात बांद्रा के एक गुप्त कार्यालय में आयोजित की गई। गर्म लकड़ी के कमरे में माया का स्वागत 3 लोगों ने किया। वकील अडवाणी, एक विदेशी शहरधारक प्रतिनिधि और एक अधेड़ उम्र की महिला, CSR कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी विभाग की कार्यकारी निदेशक। वकील अडवाणी ने बात शुरू की। आपने जो किया है, उसने हमें एक वास्तविक शुद्धिकरण के लिए रास्ता साफ करने में मदद की है, लेकिन अभी भी एक अंतिम काम बाकी है। समूह में काले धन के उपयोग का सबूत खोजना, कैरल को वित्त पोषित करना, मीडिया को रिश्वत देना और अन्य अवैध गतिविधियां। और एकमात्र व्यक्ति जो इन सभी खर्चों को जानता है वो पूर्व मुख्य लेखाकार श्रीमती वर्मा है, लेकिन वो घोटाले के बाद नौकरी छोड़ चुकी हैं और अब छिपी हुई हैं। रोहन ने सिर हिलाया। हम उन्हें ढूंढ लेंगे। माया ने सभी को देखा। हम हार नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आप मेरी मदद चाहते हैं तो आपको एक वादा करना होगा। मैं सुन रहा हूं, वकील अडवाणी ने कहा। इस मामले के खत्म होने के बाद मैं चाहती हूं कि राठौर ग्रुप एक विसल ब्लोअर संरक्षण कोष स्थापित करे। मेरे लिए नहीं, बल्कि मेरे जैसे सैकड़ों अन्य लोगों के लिए जिन्हें चुप करा दिया गया था। अधेड़ उम्र की महिला मुस्कुराई। आपको मेरी तरफ से ये वादा है। लगभग 1 सप्ताह की खोज के बाद आखिरकार रोहन ने श्रीमती वर्मा का पता लगा लिया, जो लोनावाला में एक छोटा सा घर था। ये एक धुंधली सुबह थी। माया फीके पड़े लकड़ी के दरवाजे के सामने खड़ी थी। श्रीमती वर्मा ने दरवाजा खोला। उनकी आंखें धसी हुई थीं। चेहरा उदास था, लेकिन उसे देखकर आश्चर्य नहीं हुआ। मुझे पता था कि एक दिन तुम आओगी, उन्होंने कहा। उनकी आवाज हवा की तरह हल्की थी। छोटे से घर में उन्होंने माया को राठौर ग्रुप में अपने आखिरी दिनों के बारे में बताया। उन्होंने एक तिजोरी में दस्तावेज छिपा रखे थे, जो एक किताबों की अलमारी के पीछे थी। हर वित्तीय प्रिंटआउट, हर संदिग्ध खर्च का बिल, कैरल और बिचौलियों को भुगतान से संबंधित हर आंतरिक ईमेल।
श्रीमती वर्मा ने सब कुछ सहेज कर रखा था। मैंने एक बार सब कुछ नष्ट करने का सोचा था। लेकिन हर बार जब मैं अखबार में तुम्हारी तस्वीर देखती तो मैं ऐसा नहीं कर पाती। माया ने उनका हाथ पकड़ लिया। धन्यवाद, आपने हमें सब कुछ खत्म करने की आखिरी चाबी दे दी है। एक हफ्ते बाद जांच एजेंसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। सभी दस्तावेज सौंप दिए गए, सत्यापित किए गए और राठौर ग्रुप की वित्तीय गतिविधियों में कई आधिकारिक जांच शुरू की गई। 2 दशकों में पहली बार कैरल का नाम भारत में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सूची से हटा दिया गया। संबंधित दर्जनों व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें राजेश मेहरा और मीरा भी शामिल थे। देश भर के लोगों ने माया को धन्यवाद देते हुए लेख, वीडियो और संदेश साझा करना बंद नहीं किया। एक अन्याय की शिकार से वो एक ऐसे समाज में दृढ़ता, सच्चाई और साहस का प्रतीक बन गई जो कभी सोचता था कि सच्चाई केवल शक्तिशाली के लिए है। उस शाम माया और रोहन किराए के घर की छत पर एक साथ बैठे थे। हवा उनके बालों से गुजर रही थी, अपने साथ मौसम के अंतिम झींगुरों की आवाज ला रही थी। तुम्हें लगता है वे बदलेंगे? माया ने पूछा। कोई भी तुरंत नहीं बदलता, रोहन ने जवाब दिया। लेकिन तुम्हारी वजह से? वे जानते हैं कि कोई है जो शुरू करने की हिम्मत रखता है। माया ने आसमान की ओर देखा और हल्की सी मुस्कुराई। हम अभी खत्म नहीं हुए हैं। रोहन ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन तुमने एक इतनी बड़ी दरार बना दी है कि रोशनी अंदर आ सके। और उस अंधेरी रात में शहर के बीचों बीच एक छोटे से कमरे से वो छोटी सी रोशनी चुपचाप चमकती रही। वो रोशनी जिसे ना तो सत्ता, ना पैसा और ना ही डर बुझा सकता था। मुंबई में मार्च का महीना। बेमौसम बारिश भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर बरस रही थी। बारिश की बूंदें एक ऊंची इमारत के कॉन्फ्रेंस रूम की कांच की खिड़कियों से टकरा रही थीं, जहां माया राठौर ग्रुप के बचे हुए सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक मिस्टर ओबरॉय अस्थायी बोर्ड के नए चेयरमैन के सामने बैठी थीं। कमरे में माहौल सर्द था, न केवल एयर कंडीशनिंग के कारण, बल्कि एक अंतिम लड़ाई के भारी माहौल के कारण भी, जो करीब आ रही थी। मिस्टर ओबेरॉय ने अपना चश्मा ठीक किया और माया को शांत लेकिन गणनात्मक दृष्टि से देखा। माया जी, मैंने पूरी फाइल, रिपोर्ट और जो कुछ भी आपने मीडिया के साथ साझा किया है पढ़ा है। मैं समझता हूं कि आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन इस क्षण से आप जो कर रही हैं वो अब केवल आपका नहीं रहेगा। ये हजारों कर्मचारियों, लाखों शेयरधारकों और पूरे भारतीय वित्तीय बाजार को प्रभावित करेगा। माया ने पलक नहीं झपकाई। मुझे पता है, लेकिन ठीक इसी वजह से मैं रुक नहीं सकती। मिस्टर ओबेरॉय हल्के से हंसे। आप समझ नहीं रही हैं। सच्चाई की रक्षा की जानी चाहिए, लेकिन जिस तरह से आप इसे सब कुछ उजागर करने के लिए मजबूर कर रही हैं, वो एक पतन का कारण बन सकता है। आपको सब कुछ नष्ट करके जीतने की जरूरत नहीं है। माया सीधी बैठ गई। उसकी आंखें चाकू की तरह तेज थीं। मैं किसी को नष्ट नहीं करना चाहती, लेकिन अगर स्थिरता बनाए रखने का मतलब राजेश मेहरा, मीरा और उनके पीछे के गंदे तंत्रों को बचाना है, तो मैं इसे ढहने दूंगी और फिर से शुरू से बनाऊंगी। कमरा कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। मिस्टर ओबेरॉय ने एक लंबी सांस ली। तो फिर मुझे एक समझौते का प्रस्ताव करने दीजिए। कहिए, राठौर ग्रुप अपनी प्रबंधन की गलतियों को स्वीकार करेगा, कैरल ग्रुप के साथ अनुबंध समाप्त करेगा, एक वित्तीय पारदर्शिता कार्यक्रम शुरू करेगा और जैसा कि आपने सुझाया है, एक विसल ब्लोअर संरक्षण कोष स्थापित करेगा। बदले में आप शेष गोपनीय दस्तावेजों को उजागर नहीं करने के लिए सहमत होंगी। विशेष रूप से उन भागीदार कंपनियों की सूची जिन्होंने राठौर ग्रुप के माध्यम से कैरल से जनमत में हेरफेर करने वाली सेवाएं खरीदी थीं। माया ने भौहें सिकोड़ी। ये वे नाम हैं जिन्होंने लाखों उपभोक्ताओं को नकली उत्पादों पर विश्वास दिलाया, हजारों कर्मचारियों को आंतरिक कारणों से नौकरी से निकाल दिया। मैं सिर्फ एक राजनैतिक समझौते के लिए माफ नहीं कर सकती। आप निर्दोष लोगों को भी घसीटेंगी। मिस्टर ओबेरॉय ने और तीखी आवाज में कहा। महामारी के बाद अभी अभी ठीक हुई कई कंपनियां आप खुद को एक नायक से एक विध्वंसक में बदल देंगी। माया उठी। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। अगर वे सच्चाई से डरते हैं तो उन्हें शुरू में ही गलती नहीं करनी चाहिए थी। माया कॉन्फ्रेंस रूम से निकली, कांच के गलियारे से शहर को नीचे देखा। रोहन गलियारे के अंत में उसका इंतजार कर रहा था।
उसके हाथ में दस्तावेजों की अंतिम प्रति वाली एक यूएसबी थी, जिसमें उन कंपनियों की सूची थी जिन्होंने कैरल की डेटा हेरफेर और मीडिया सेवाओं का उपयोग किया था। मैंने सब कुछ सुन लिया, रोहन ने धीरे से कहा। तुम सच में इसे सार्वजनिक करने जा रही हो? माया ने सिर हिलाया। मैंने तैयारी कर ली है, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती। मैं डरता हूं, रोहन ने बीच में कहा। मुझे डर है कि तुम्हें चोट पहुंचेगी। डर है कि तुम टूट जाओगी, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे डर है कि अगर तुम हार मान लोगी। उसने उसे देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। मैं हार नहीं मानूंगी। हम आगे बढ़ें? रोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया, कसकर, अंत तक। उस शाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर एक विशेष लाइव स्ट्रीम हुई। माया ने न केवल दस्तावेजों का अंतिम हिस्सा साझा किया, बल्कि संबंधित कंपनियों के कर्मचारियों को गुमनाम रूप से शिकायतें भेजने में मदद करने के लिए एक हेल्पलाइन भी घोषित की। एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन को भी उसकी टीम के साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित किया गया, ताकि समुदाय से शिकायतों को प्राप्त और सत्यापित किया जा सके। मीडिया में फिर से विस्फोट हो गया, लेकिन इस बार केवल राठौर ग्रुप पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जनता ने बड़े ब्रांडों से सवाल पूछना शुरू कर दिया। क्या आपने कभी सच्चाई में हेरफेर किया है? क्या आपका $1 मिलियन का मार्केटिंग अभियान झूठ पर आधारित है? कैरल की सूची में आपका नाम क्यों है? एक भयंकर तूफान आ गया। 2 दिन बाद मुंबई के एक बड़े सभागार में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों और कैरल की सूची में नामित कंपनियों के प्रतिनिधियों के बीच एक पूछताछ सत्र हुआ। माया, रोहन और वकील अडवाणी को गवाह के रूप में और दस्तावेज प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया गया। सभागार में कई सीईओ चुपचाप बैठे थे, कैमरे की रोशनी से बच रहे थे। कोई पसीना बहा रहा था, कोई फुसफुसा कर फोन कर रहा था, कुछ ने भारत से भागने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। माया शांत भाव से मंच पर चढ़ी, उसकी आवाज दृढ़ थी। मैं ये दहशत फैलाने के लिए नहीं कर रही हूं, मैं ये इसलिए कर रही हूं क्योंकि मेरा मानना है कि सच्चाई केवल कहने के लिए नहीं है, बल्कि खोए हुए मूल्यों को बहाल करने के लिए भी है। मैं चाहती हूं कि हम गलत के साथ समझौता करना बंद कर दें। भले ही वो लाभ लाए। ट्रेड यूनियनों और युवा कर्मचारी समूहों के प्रतिनिधियों की ओर से तालियों की गड़गड़ाहट हुई। माया न केवल श्रमिकों के लिए बल्कि एक ऐसी पीढ़ी के लिए भी एक प्रतीक बन गई जो विश्वास और अखंडता को फिर से खोज रही थी। महीने के अंत में सिंगापुर में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन में माया को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। हजारों लोगों के सभागार में वो चकाचौंध रोशनी के बीच मंच पर चढ़ी, लेकिन उस रोशनी में उसने अपनी सादगी भरी मुस्कान बनाए रखी, ठीक उसी तरह जैसे पहले दिन वो एक छोटे से किराए के कमरे से इस दृढ़ संकल्प के साथ निकली थी कि वो बुराई को अच्छाई पर हावी नहीं होने देगी। भाषण समाप्त हुआ, दर्शक खड़े हो गए, लगातार तालियां बजाते रहे। कोई रोया, किसी ने कहा वो उन लोगों की आवाज है जिनके पास बोलने का अधिकार नहीं है। कार्यक्रम के बाद माया चुपचाप भारत लौट आई, ब्रांड एम्बेसडर बनने के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया, यहां तक कि आकर्षक प्रकाशन अनुबंधों को भी। वो एक गैर लाभकारी संगठन में सामाजिक मीडिया के काम पर लौट आई, जहां वो चुपचाप लेकिन दृढ़ता से पारदर्शिता की रक्षा की अपनी यात्रा जारी रख सकती थी। एक दिन शाही केसर रेस्टोरेंट के पास से गुजरते हुए, जहां सब कुछ शुरू हुआ था, माया रुक गई। दुकान का मालिक बदल गया था। साइन बोर्ड नया था और पुराने दिनों का कोई निशान नहीं था, लेकिन उसके दिल में हर याद अभी भी ताजा थी। रोहन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम ठीक हो? माया ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि चीजें अब पहले जैसी नहीं हैं, लेकिन मैं बदल गई हूं। उन्होंने हाथ में हाथ डालकर चलना शुरू कर दिया, पीछे एक दर्दनाक लेकिन गर्व करने वाला अतीत छोड़ दिया। अंतिम लड़ाई खत्म हो गई थी और माया, वो लड़की जिसे कभी तुच्छ समझा गया, पीटा गया और झूठा आरोप लगाया गया, अब दृढ़ता का एक जीवित प्रतीक थी। इस बात का प्रमाण कि बस खड़े होने की हिम्मत चाहिए, रोशनी हमेशा चमकने का रास्ता ढूंढ लेगी। लोनावाला में गर्मियों की सुबह बहुत ताज़ा थी। हल्की धूप ऊंचे देवदार के पेड़ों के पत्तों के बीच से छनकर आ रही थी, जो पहाड़ी के ढलान पर बसे छोटे से लकड़ी के घर पर पड़ रही थी। अंदर से आग की चटकने की आवाज नियमित रूप से गूंज रही थी, जो कैमोमाइल चाय और ताजे पके बिस्कुट की सुगंध के साथ मिल रही थी। माया एक साधारण लकड़ी की मेज पर बैठी थी, श्रीमती वर्मा के सामने।
जो कभी राठौर ग्रुप के घोटाले की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी, अब एक सौम्य और शांत बुजुर्ग दोस्त थीं। श्रीमती वर्मा ने माया को चाय का कप दिया, मुस्कुराई। बेटी, आखिरकार तुम आराम कर सकती हो। माया ने कप लिया, होठों पर लगाया और एक घूंट लिया। मुझे भी ऐसा ही लगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफी नहीं है। तुमने एक पूरे समूह को बदल दिया, सरकार को आंतरिक विसल ब्लोइंग पर कानूनी ढांचे की समीक्षा करने के लिए मजबूर किया। क्या ये काफी नहीं है? माया ने दूर देखा, जहां लैवेंडर के बैंगनी फूल हवा में झूम रहे थे। अभी भी बहुत से लोग हैं जिनकी कोई आवाज नहीं है। कुछ लोगों को सिस्टम से बाहर धकेल दिया जाता है और कोई नहीं जानता। कुछ लोगों पर उन गलतियों का आरोप लगाया जाता है जो उन्होंने नहीं की। अगर मैं रुक जाती हूं तो ये उन लोगों से अलग कैसे होगा जिन्होंने मुझे चुप रहने के लिए मजबूर किया था? श्रीमती वर्मा ने सिर हिलाया गंभीरता से। तो तुम आगे क्या करने की योजना बना रही हो? मुंबई लौटकर माया मीडिया में वापस नहीं गई, ना ही किसी संगठन में शामिल हुई जो उसे काम पर रखना चाहता था। इसके बजाय उसने चुपचाप प्रकाश नामक एक कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता केंद्र स्थापित किया, जिसका मिशन उन श्रमिकों की मदद करना था जिन्हें कार्यस्थल पर दुर्व्यवहार, भेदभाव या शोषण का सामना करना पड़ा था। केंद्र का मुख्यालय बांद्रा के एक पुराने भवन में था, जिसे राठौर ग्रुप के पूर्व शेयरधारकों के एक समूह द्वारा शुरू किए गए एक सामाजिक विकास कोष से सहायता लेकर पुनर्निर्मित किया गया था। कोई चकाचौंध नहीं, कोई जोर शोर से प्रचार नहीं, लेकिन केवल 1 महीने के बाद केंद्र को 300 से ज्यादा मामले मिले, जिनमें से कई जटिल थे और पहले कभी सार्वजनिक नहीं हुए थे। एक दिन माया ने लगभग 40 साल की एक महिला से मुलाकात की, जिसका नाम सुनीता था। वो केरल से जुड़ी एक जूता कारखाने में एक पूर्व कर्मचारी थी। उसे अवैध रूप से ओवरटाइम करने के लिए मजबूर किया गया था। कोई बीमा नहीं था और जब उसने शिकायत की तो उसे सहयोग न करने के आरोप में निकाल दिया गया। सुनीता रोई। उसके हाथ अभी भी नौकरी के आवेदन को कसकर पकड़े हुए थे, जिसे उसने 20 से ज्यादा कंपनियों में जमा किया था। किसी ने उसे काम पर नहीं रखा। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे अपनी माँ को कुछ ले जाते और चुप रहते देखें। माया थोड़ी देर चुप रही और फिर उसका हाथ धीरे से दबाया। जब तक आत्मसम्मान है, तब तक ताकत है। हम इस कहानी को फिर से लिखने में आपकी मदद करेंगे। प्रकाश केंद्र जल्दी से पूरे देश में कानूनी विशेषज्ञों, मनोवैज्ञानिकों और युवा स्वयंसेवकों के एक नेटवर्क में विकसित हो गया। हर किसी के पास अन्याय का अपना अनुभव था, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, और वे अब बाहर खड़े नहीं रहना चाहते थे। रोहन अब एक प्रसिद्ध स्वतंत्र सामग्री निर्माता बन गया था, जिसने विशेष रूप से श्रमिक अधिकारों और मानवीय गरिमा पर एक चैनल शुरू किया था। उसके और माया के वीडियो हमेशा एक नरम लेकिन मार्मिक शैली बनाए रखते थे। सनसनीखेज नहीं, आरोप लगाने वाले नहीं, बस सच्चाई के साथ बताते थे। एक बार वे मध्य भारत के एक ग्रामीण इलाके में गए, जहां लता नाम की एक 18 वर्षीय लड़की को एक कारखाने से निकाल दिया गया था, क्योंकि वो अनचाहे रूप से गर्भवती हो गई थी। लता नहीं जानती थी कि किससे शिकायत करे, किससे बात करे। उस यात्रा को रिकॉर्ड करने वाले वीडियो ने लता को एक डरी हुई लड़की से एक ऐसी महिला में बदलते हुए दिखाया जो सिर उठाकर कह सकती थी, मुझे मां बनने और काम करने का अधिकार है। ने लाखों लोगों को रुला दिया। राष्ट्रीय टेलीविजन भी इसमें शामिल हो गया। श्रम, लैंगिक समानता, मानव अधिकार पर विशेष कार्यक्रम प्राइम टाइम शो में अधिक बार दिखाई देने लगे। एक नई सामाजिक लहर बनने लगी, धीमी लेकिन शक्तिशाली। ये नारों या बैनरों पर निर्भर नहीं थी, बल्कि छोटे बदलावों, बहुत सामान्य लोगों से उत्पन्न हुई थी। फिर भी माया आलोचना से नहीं बची। कुछ ने उसे कॉरपोरेट व्यवस्था का विध्वंसक कहा। कुछ ने ताना मारा कि वो चैरिटी करती है, लेकिन हमेशा अखबारों में रहती है। यहां तक कि कुछ पूर्व सहकर्मियों ने भी सीधे कहा, माया सीमाओं को बहुत दूर धकेल रही है। एक शाम कई नकारात्मक टिप्पणियां पढ़ने के बाद माया बालकनी पर चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें तारों से भरे आकाश में खोई हुई थीं। रोहन ने बगल में एक गिलास पानी रखा। फिर से वो सब पढ़ रही हो? माया ने एक लंबी सांस ली। कभी कभी मैं खुद से पूछती हूँ कि क्या मैं बहुत कट्टरपंथी हो रही हूँ। लोगों को शांति से जीने का अधिकार है और मैं पुराने घावों को कुरेदती रहती हूँ। रोहन बगल में बैठ गया। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम कट्टरपंथी नहीं हो,
तुम बस सुसंगत हो। तुम उन्हें लड़ने के लिए मजबूर नहीं कर रही हो। तुम बस उन्हें दिखा रही हो कि अगर वे चाहें तो वे अकेले नहीं हैं। उसने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। लेकिन ये थका देने वाला है। हाँ, इसीलिए तुम्हें मेरी जरूरत है। दोनों हल्के से हंसे। उस पल में सब कुछ भारीपन कम हो गया। एक छोटा लेकिन मजबूत विश्वास छोड़ गया जो जारी रखने के लिए काफी था। प्रकाश केंद्र की पहली वर्षगांठ पर माया ने एक छोटी सी मुलाकात का आयोजन किया। कोई भव्य पृष्ठभूमि नहीं, कोई प्रसिद्ध मेहमान नहीं, बस वे लोग थे जिन्हें चोट लगी थी, जो लड़े थे और जो ठीक हो गए थे। सुनीता आज सफेद सलवार कमीज में थी। उसका चेहरा उज्जवल था। लता अपने छोटे बेटे को साथ लाई और सभी से मिलवाया। ये मेरे जीने की प्रेरणा है। साधारण रोजमर्रा की कहानियां, लेकिन प्रकाश से भरी। छोटे से कमरे को भर दिया। अब किसी को रोने की जरूरत नहीं थी। वे आगे बढ़ चुके थे। माया उठी। उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। मैं कोई विशेष नहीं हूं। मैं बस एक ऐसी व्यक्ति हूं जो डरती थी, और मुझे पता है कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो मेरी तरह डरते हैं। लेकिन अगर हम एक दूसरे का हाथ पकड़ लें तो हम एक दूसरे की रोशनी बन सकते हैं। पूरा हॉल खड़ा हो गया, लगातार तालियां बजाता रहा। मुस्कान, चमकती आंखें और यहां तक कि हंसी की गूंज। ये अब एक केंद्र का दिन नहीं था। ये पुनर्जीवित विश्वास का दिन था। उस रात घर लौटते समय माया ने लैपटॉप खोला। इनबॉक्स में सैकड़ों संदेश थे, लेकिन वो एक अजनबी के एक नए ईमेल पर रुक गई। नमस्ते माया दीदी, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडिंग कंपनी में काम करने वाला एक कर्मचारी हूँ। मेरे पास एक कहानी है जो मैंने कभी किसी को बताने की हिम्मत नहीं की, लेकिन सुनीता दीदी के बारे में आपका वीडियो देखने के बाद मुझे पता है कि अब चुप रहने का समय नहीं है। अगर आप सुनने को तैयार हैं तो मैं सब कुछ बताना चाहता हूं। माया मुस्कुराई। उसने एक छोटा सा जवाब टाइप किया। मैं तैयार हूं, तुम अकेले नहीं हो। और इस तरह यात्रा कभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर छोटी सी रोशनी जब सही समय पर जलाई जाती है तो पूरे आकाश को रोशन कर सकती है। दिल्ली शहर, साल के अंत के दिनों में। हवा ठंडी लेकिन हलचल से भरी थी। सड़कें लोगों और वाहनों से भरी थीं। सड़कों पर फैली रोशनी एक आकाश गंगा की तरह जमीन पर उतर रही थी। श्रम, रोजगार और सामाजिक मामलों के मंत्रालय के एक ऊंचे कॉन्फ्रेंस रूम में माया उन लोगों के बगल में बैठी थी जो कभी उसके सहयोगी थे, कभी पीड़ित थे, और अब एक नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो एक नई मूल्य प्रणाली का दावा कर रही थी। श्रमिक अधिकारों और कॉरपोरेट नैतिकता के पुनर्निर्माण पर विशेष संगोष्ठी, जिसे सरकार ने प्रकाश केंद्र के सहयोग से आयोजित किया था, ने विभिन्न प्रांतों, व्यवसायों, सामाजिक संगठनों और नीति निर्माताओं के 100 से ज्यादा प्रतिनिधियों को आकर्षित किया। जब माया मंच पर बोलने के लिए चढ़ी तो कमरा शांत हो गया। कोई टाइपिंग की आवाज नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं। वो वहां खड़ी थी, कागज से नहीं पढ़ रही थी, कोई स्लाइड नहीं दिखा रही थी, बस अपने दिल से बोल रही थी। मैंने ये यात्रा इसलिए शुरू नहीं की क्योंकि मैं किसी से ज्यादा मजबूत हूं, बल्कि इसलिए कि मैंने गहराई से महसूस किया है कि जबरन चुप कराए जाने का क्या मतलब है। मैं व्यवसायों के खिलाफ नहीं हूं, मैं नेताओं के खिलाफ नहीं हूं। मैं केवल उन गलत मूल्यों के खिलाफ हूं जो इतने लंबे समय से मौजूद हैं कि उन्हें एक सामान्य बात के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। वो थोड़ी देर रुकी। उसकी आंखें उन पंक्तियों पर घूमी जहां कई जाने पहचाने चेहरे थे। कोई प्रतिद्वंद्वी था, कोई उससे नफरत करता था और अब सुन रहा था। हमें एक नई मूल्य प्रणाली की जरूरत है, जहां नैतिकता एक नारा नहीं बल्कि एक क्रिया है, जहां बोलने का अधिकार एक उपहार नहीं बल्कि एक अंतर्निहित अधिकार है, और जहां श्रमिक अब लाभ कमाने का एक उपकरण नहीं बल्कि हर विकास रणनीति का केंद्र है। पूरा सभागार खड़ा हो गया और तालियां बजाने लगा। कुछ लोग जो पहले संकोच करते थे, पहली बार एक संगोष्ठी में रोए। भाषण के बाद माया ने श्री वर्मा से मुलाकात की, जो एक सांसद थे, जिन्होंने पहले उसकी मीडिया गतिविधियों पर संदेह किया था और उनका विरोध किया था। उन्होंने ईमानदारी से हाथ बढ़ाया। मुझे खेद है कि मैंने आप पर जल्दी विश्वास नहीं किया। माया ने उनका हाथ मिलाया, मुस्कुराई। मैं समझती हूं, बदलाव कभी भी आसान नहीं होता। हम आंतरिक विसल ब्लोअर की सुरक्षा पर एक नया फरमान तैयार कर रहे हैं। हमें आपके जैसे लोगों के सुझाव की जरूरत है। माया ने सिर हिलाया। मैं तैयार हूं। और केवल मैं ही नहीं। वो मुड़ी। उसके पीछे प्रकाश केंद्र की टीम थी,
रोहन, उसका साथी, अडवाणी, समर्पित वकील और वे चेहरे जो एक नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते थे, जो अब चुप्पी को स्वीकार नहीं करती थी। अगले साल मार्च में नया फरमान आधिकारिक तौर पर जारी किया गया। इसमें पहली बार कॉरपोरेट वातावरण में विसल ब्लोअर के अधिकारों को विशेष रूप से संरक्षित किया गया था, न केवल एक वादा, बल्कि एक प्रभावी कानूनी ढांचा, प्रतिबंधों और स्पष्ट प्रक्रियाओं के साथ। मीडिया ने इसे मौन क्रांति कहा, एक शांत लेकिन स्थायी प्रभाव वाला कदम। राष्ट्रीय टेलीविजन ने माया को अग्नि प्रज्वलित करने वाले नामक एक वृत्तचित्र में मुख्य पात्र के रूप में आमंत्रित किया, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके बजाय उसने पत्रकारों से श्रमिकों, कहानी के असली नायकों पर एक श्रृंखला बनाने का अनुरोध किया। मेरे बारे में मत बताइए, उसने कहा। सुनीता दीदी, लता दीदी और उस इलेक्ट्रिशियन के बारे में बताइए जिसने अपनी उंगली खो दी लेकिन अपना आत्मसम्मान बनाए रखा। वे ही असली प्रेरणा हैं। एक बरसात की दोपहर दिल्ली में माया ने हाई स्कूल के छात्रों के एक समूह को नोएडा में एक नए कारखाने का दौरा कराया, जिसे हाल ही में एक मानवीय कॉरपोरेट मानक के अनुसार पुनर्गठित किया गया था। ये सुधार परियोजना का पहला प्रायोगिक मॉडल था जिसमें उसने भाग लिया था। कारखाने में अब तंग छात्रावास नहीं थे। गर्भवती महिला श्रमिकों के लिए आराम कक्ष थे। कैंटीन को एक बुफे रेस्तोरां की तरह व्यवस्थित किया गया था। हर हफ्ते एक रिवर्स लिसनिंग बैठक होती थी, जहां प्रबंधन बैठकर श्रमिकों की बातें सुनता था। कोई निर्णय नहीं, कोई बहस नहीं। माया एक छात्र के बगल में खड़ी थी जिसका नाम हर्ष था, जो एक गणित की विशेष कक्षा का मॉनिटर था। उसने पूछा, माया दीदी, आपने ये काम क्यों चुना? आपने बड़ी कंपनियों में काम क्यों नहीं किया जहां ऊंचा वेतन और प्रतिष्ठा है? माया ने उसे देखा। उसकी आंखों में कोमलता थी। क्योंकि मैं चाहती हूं कि जब तुम बड़े होकर काम पर जाओ तो तुम्हें जीवित रहने के लिए संघर्ष ना करना पड़े, बल्कि तुम अपने पेशे के साथ जी सको और गर्व कर सको। लड़का थोड़ी देर सोचता रहा और फिर धीरे से सिर हिलाया। मैं समझ गया। मैं आज की बात अपने माता पिता को बताऊंगा। वे मुझे विदेश में पढ़ने भेजने की योजना बना रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि यहां कोई भविष्य नहीं है। भारत का भविष्य है अगर तुम लोग यहां रहने और इसे बनाने का फैसला करते हो, माया ने कहा, अपना हाथ धीरे से उसके कंधे पर रखते हुए। एक साल बाद प्रकाश केंद्र 12 राज्यों में मौजूद था। हर महीने उन्हें 800 से ज्यादा मामले मिलते थे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि दर्जनों समान केंद्र सामने आए, जो माया द्वारा स्थापित नहीं किए गए थे, बल्कि उन लोगों द्वारा जो उसकी कहानी से प्रेरित होकर खड़े हुए थे। एक नई मूल्य प्रणाली अब कागज पर नहीं थी। ये ग्रामीण इलाकों के छोटे कारखानों से लेकर शहरी क्षेत्रों के बड़े निगमों तक जीवन के हर कोने में समाने लगी थी। सब कुछ नहीं बदला था, लेकिन बदलाव अब अपरिवर्तनीय था। एक शाम पुराने दस्तावेजों को व्यवस्थित करते हुए माया को उस पहले दिन की एक तस्वीर मिली जब वो अस्पताल में अनन्या, राजेश मेहरा की बेटी, के बगल में खड़ी थी। उस फेटफुल रात जब सब कुछ शुरू हुआ था। वो लड़की अब बड़ी हो गई थी, मेडिकल स्कूल के दूसरे वर्ष में थी और कभी कभी उसे संदेश भेजकर पूछती थी, माया दीदी, कल मेरी मेडिकल नैतिकता पर एक प्रस्तुति है, क्या मैं आपकी कहानी बता सकती हूँ? माया ने संदेश देखा और अनजाने में मुस्कुराई। जरूर बताओ, बशर्ते तुम इसे सच्चाई और करुणा के साथ बताओ। अंत में माया उसी छोटे से नदी के किनारे वाले कैफे में लौटी जो उसकी और रोहन की पहली मुलाकात का स्थान था। वे एक साथ बैठे थे, एक हल्की धूप वाली दोपहर में। हवा उनके बालों से धीरे धीरे गुजर रही थी। हम यहां तक पहुंच गए, रोहन ने कहा। उसकी आंखें कोमल थीं। हाँ, माया ने धीरे से जवाब दिया। और आगे एक लंबा रास्ता है। क्या तुम डरती हो? माया ने सिर हिलाया। नहीं, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूं। आसमान पर गौरैया अपने घोंसलों की ओर उड़ रही थी। सूर्यास्त की रोशनी नदी की सतह पर उम्मीद की किरणों की तरह चमक रही थी। माया ने सिर उठाया, एक गहरी सांस ली। अब जीवित रहने वाले की नहीं, बल्कि शुरुआत करने वाले की भूमिका निभाने का समय था। दोस्तों, आप सब ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं और आपको ये कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे भी हम सबके साथ शेयर करें। हमें पढ़कर बहुत खुशी होगी। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी जहां भी रहें हमेशा खुश और सुरक्षित रहें।